हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस क्या होता है इसको समझेंगे, उसके टाइप्स को समझेंगे और इक्वेशंस को समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है ना, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो क्या होता है कि जिस रिएक्टेंट से मिलके वो बना हुआ है उससे बिल्कुल ही अलग होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। कह रहा है केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए न्यू सब्सटेंस। कह रहा है कि वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है न्यू सब्सटेंस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और इस प्रोडक्ट का जो है ये प्रॉपर्टीज जो होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है रिएक्टेंट से। मतलब जिस रिएक्टेंट से, मतलब जिस चीज़ से रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना है उससे उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी ये दो क्या है, रिएक्टेंट है। जितना हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ए और बी, तो ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। यहाँ पर एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है ना। अगर आपको दो रिएक्टेंट को साथ में लेना है तो इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। तो दो रिएक्टेंट को अगर हम लोग क्या करेंगे, दो रिएक्टेंट ले रहे हैं, दो से ज़्यादा रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो दोनों रिएक्टेंट के बीच हमको क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। और क्या हो जाएगा, अगर रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्शन करने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है ना, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जो नया सब्सटेंस बन गया उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के बीच में क्या होता है, हम लोग एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंट से क्या होता है कि जब नया सब्सटेंस को हम लोग शो करते हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, तो हम लोग कैसे शो करते हैं, एरो के मदद से। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट को बना रहा है, इस चीज़ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एरो से। ठीक है ना, एरो से डिनोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शन का। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का क्या मतलब होता है कि जब आप लोहे को, है ना, लोहे को जब आप खुले में रख दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लग जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। जब लोहे को आप खुला में रख दीजिएगा, मतलब आप उसमें पेंट नहीं है, ग्रीसिंग नहीं है, ऑयलिंग नहीं है, खुला लोहा को आप रख दीजिएगा तो उसमें क्या होता है, मूर्छा, रेडिश कलर का क्या होता है, ब्राउनिश कलर का एक सब्सटेंस उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को रस्टिंग करते हैं। तो Fe क्या हो गया, आयरन हो गया। ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, मतलब ये तीनों मिलके क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ये तीनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये तीनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि रिएक्टेंट कौन है, तो रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर ये जो है आयरन ऑक्साइड जो है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट के बीच हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन। दो रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और क्या होगा कि रिएक्टेंट से क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है तो इसको हम लोग एरो के मदद से शो करते हैं। एरो के मदद से क्या करते हैं, शो करते हैं। चलिए अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस का कुछ कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। चलिए कह रहा है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है कि कुछ जो महत्वपूर्ण है ना, कुछ महत्वपूर्ण जो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है चेंज ऑफ स्टेट।
चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट बदल लेता है। स्टेट मतलब अपना अवस्था बदल लेता है। जैसे क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। जैसे कि व्हेन ए हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर। कह रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, ये दोनों गैस क्या है, रिएक्टेंट हो गया। और जब ये दोनों मिलता है ना, जब ये दोनों मिलता है तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। वो नया प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। वो नया प्रोडक्ट क्या है, वाटर है। और वाटर का कौन सा स्टेट होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इसमें स्टेट का चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है कि इसका स्टेट चेंज कर सकता है ना, इसका स्टेट चेंज हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि चेंज इन कलर। कह रहा है व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट द ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन। अब कह रहा है कि कलर भी चेंज कर जाता है, कलर भी चेंज कर जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक आयरन के नेल को अगर हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट में डुबा देंगे, कॉपर सल्फेट में डुबा देंगे। और कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर्ड होता है। कॉपर सल्फेट मतलब आयरन को हम लोग कॉपर सल्फेट में डाल देंगे और कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हम लोग आयरन को डाल देंगे कॉपर सल्फेट में तो उसका कलर किस में बदल जाता है, ग्रीन में बदल जाता है। उसका कलर किस में बदल जाता है, ग्रीन में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में स्टेट के साथ साथ, स्टेट तो चेंज होता ही है, साथ साथ क्या होता है, उसका कलर भी चेंज होता है। उसका कलर भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है। और सारा जो चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में वो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। वो परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस कह रहा है व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज सीन। कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बहुत सारे गैसेस भी रिलीज होते हैं ना, बहुत से गैस भी रिलीज होते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि अगर आप क्या होगा, सोडियम को रिएक्ट कराइएगा वाटर से, सोडियम को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हम कुछ वाटर में बबल्स देखेंगे, है ना। सोडियम को जब वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या करता है, हमको वाटर में कुछ बबल्स दिखता है। और ये बबल्स क्या है, हाइड्रोजन गैस होता है। ये बबल्स क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन गैस होता है जो बबल्स, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लाइटेस्ट होता है, इसलिए क्या होता है, वो वाटर से बाहर आने का काम करता है। इसी कारण से वो बबल्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसलिए हम क्या होगा कि जब सोडियम को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर हमको बबल्स देखने को मिलेगा, और वो बबल्स क्या है, हाइड्रोजन गैस है। आगे कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस हो जाता है, उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस हो जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कह रहा है व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम द वेसल बिकम्स वार्म ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हीट। कह रहा है कि जब वाटर को, है ना, जब वाटर को हम लोग क्विक लाइम मतलब चूना पत्थर में अगर हम लोग क्या करेंगे, पानी को डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप देखे होंगे कि जब आपके घर में क्या होता है कि जब चूना पुताई होता है, आज के समय में तो क्या होता है, पेंट हो जाता है ना। लेकिन क्या होता है, कभी आप गाँव जाइएगा तो वहाँ पर चूना का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब चूना में पानी को डाला जाता है तो क्या होता है, वो बबल्स निकलने लगता है, और वो जो जिस बर्तन में वो रखा जाता है वो क्या होता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब वाटर रिएक्शन करता है क्विक लाइम से तो वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक्जोथर्मिक है। ये क्या है, आगे हम लोग समझेंगे एक्जोथर्मिक क्या होता है। जब किसी भी रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस करता है, हीट बाहर की तरफ निकलता है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग एक्जोथर्मिक भी कहेंगे। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, एक्जोथर्मिक, इंडोथर्मिक। आगे कहता है व्हेन ए पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड। कह रहा है कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड को क्या करेंगे, जब दोनों को मिलाएंगे, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड में मिलाएंगे तो क्या होगा, वो वेसल्स क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो जाता है। मतलब हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो दोनों तरह का चीज़ होता है, हीट रिलीज भी होता है और हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये क्या होता है, दोनों केमिकल रिएक्शन में होता है। उसी तरह क्या होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड में मिलाएंगे तो क्या होगा, जिस बर्तन में हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्योंकि वो क्या होता है, बाहर के हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बाहर के हीट को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ये कैसा रिएक्शन हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया।
चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन करने के बाद, है ना, कोई सब्सटेंस नीचे बच जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। कह रहा है क्या कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, कह रहा है कि जब सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है? प्रिसिपिटेट देता है ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये क्या करता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रिसिपिटेट देता है और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन देता है। मतलब कौन सा प्रिसिपिटेट देता है? सोडियम सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड का क्या करता है? ये प्रिसिपिटेट देता है। तो प्रिसिपिटेट क्या होता है कि बॉटम में रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? बॉटम में जो क्या होता है? वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसिपिटेट कहते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन का। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग क्या करते हैं? बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नीशियम क्या होगा? बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। मैग्नीशियम भी एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है। और इस दोनों रिएक्टेंट को जोड़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लस साइन का। और जब ये दोनों रिएक्टेंट मिलके क्या करता है? एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में समझ में आ गया कि मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट हो गए। दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। एरो हमको क्या करता है? प्रोडक्ट की तरफ ले जाता है और प्रोडक्ट क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब आगे कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला। कह रहा है कि जब हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि फॉर्मूला यूज करते हैं ना। किसी भी सब्सटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे मीथेन है ना। मीथेन ऑक्सीजन, मीथेन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, और क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। कहने का मतलब क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या करते हैं? उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये मीथेन की जगह क्या है? मीथेन का फॉर्मूला का यूज हुआ है। ये ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन ना लिख के ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज किए हैं। और जो प्रोडक्ट बना है ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख के हम लोग क्या किए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखे हैं। ठीक उसी तरह क्या है कि वाटर के जगह पे हम लोग वाटर का फॉर्मूला लिखें। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी इक्वेशंस को हम लोग फॉर्म करते हैं केमिकल फॉर्मूला के मदद से। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन करता है केमिकल फॉर्मूला के मदद से हम लोग क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, तो केमिकल इक्वेशन क्या बनता है? सब्सटेंस के केमिकल फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? केमिकल इक्वेशन बनता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं मीथेन है, ऑक्सीजन और ये दोनों रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, जिसका हम लोग क्या किए हैं? फॉर्मूला यूज किए हैं। चलिए अब जो मेन है, अब क्या होता है? कितने टाइप्स का केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होता है वो आखिर कितने टाइप्स का होता है, इसको हम लोग वन बाय वन क्या होगा? डिटेल में समझ लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, है ना, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दें, है ना, जैसे घर में आप क्या होता है? खिचड़ी बनाते हैं। तो खिचड़ी में क्या होता है कि चावल देते हैं, दाल देते हैं, है ना, पानी देते हैं, मसाला देते हैं, हल्दी नमक सारा चीज़ मिलाते हैं। तो वो सारा का सारा चीज़ क्या हो गया? आपका रिएक्टेंट हो गया, है ना। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के मिलता है आपको? खिचड़ी। फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या तैयार हो जाता है? खिचड़ी। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होता है? मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होता है? आपस में जुट के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं?
कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन मतलब जुटना, तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या होगा, आपस में जुट के एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे रिएक्शंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ए एक रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, और ये दोनों मिलने के बाद क्या होता है, ए बी का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब आगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड एक रिएक्टेंट है ना, R1 हो गया, वाटर क्या हो गया, दूसरा रिएक्टेंट हो गया, और ये दोनों मिल के क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये दोनों मिलके क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जब आप रिएक्शन कराएंगे, है ना, तो दो रिएक्टेंट है, और यहाँ पर फॉर्मेशन जो हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जब कभी भी आप किसी भी रिएक्शन को देखेंगे, ये क्या होता है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा डिकम्पोजिशन है ना। तो ये सारे रिएक्शंस को, तो कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या होगा, जहाँ पर देख लीजिएगा कि LHS में, है ना, रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट एक है, तो वैसा रिएक्शन सीधा आप क्या लिख दीजिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए अब आगे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अब जैसे कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, मतलब एक रिएक्टेंट है वो टूट के क्या हो जाएगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से समझे, यहाँ पर ए और बी क्या है, ये दोनों मिलके एक रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके क्या है, एक रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है, दोनों मिलके क्या है, एक रिएक्टेंट है। अब क्या होगा कि ये दोनों क्या होगा कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दोनों क्या होगा, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक करके, है ना, वो क्या हो जाए कि दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट एक रहेगा, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा होगा। वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, खुद पे खुद तो नहीं होगा। थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। जब आप हीट सप्लाई करेंगे, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। जब क्या होगा, आप हीट सप्लाई करेंगे, जैसे क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट सप्लाई कीजिएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। ये क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। मतलब यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या होगा, हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये जो ये शेप है ये क्या डिनोट करता है, हीट सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये ब्रेक होके क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। और जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब रिएक्शन करवाने के लिए आपको हीट का जरूरत है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए दूसरा जो रिएक्शन है वो है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक मतलब क्या होता है, वैसा रिएक्शन जो क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा। वैसा रिएक्शन जो क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक। मतलब रिएक्शन करने के लिए क्या होगा, आपको किस चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, लाइट का। तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड है। और जैसे क्या होगा, यहां पर लाइट पड़ेगा तो क्या बनेगा, ये सिल्वर बनेगा और क्लोरीन बनेगा, सिल्वर बनेगा और क्लोरीन बनेगा। तो ये क्या हो गया, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला तो क्या है कि ये डिकम्पोजिशन है, मतलब क्या होगा, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूट रहा है ना, दो से ज़्यादा में भी टूट जाएगा। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं।
और अगर हीट का जरूरत है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट का इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग हीट का सप्लाई देख लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, हम लोग क्या कर दिए, लाइट का देख लिए, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या होगा, वैसा डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, है ना, मतलब रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के कारण हो जाएगा, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा, है ना, वाटर का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मतलब आप जब वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस करिएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि जो वाटर है ना, जो क्या होता है, वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में, और ये ब्रेक कर जाएगा दो प्रोडक्ट में, हाइड्रोजन जो कि गैस है और ये ऑक्सीजन, ये भी क्या है, गैस है। हम लोग अभी जस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि उसका क्या होता है कि स्टेट भी चेंज हो जाता है, उसका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में स्टेट भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या हो गया, वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये दोनों क्या है, गैसेस है, इनका स्टेट क्या है, गैस है। ठीक है, तो अब आगे का जो टाइप्स है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना। अब कह रहा है एलिमेंट रिप्लेसेस अनदर इन ए कंपाउंड, कह रहा है केमिकल रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे को रिप्लेस कर देता है, एक रिएक्टेंट क्या करता है, दूसरे को रिप्लेस कर देता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है ना, उसके स्थान पे आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या होगा कि कोई भी अपना जगह तभी छोड़ेगा जब क्या होगा, उससे ज़्यादा मजबूत कोई आ जाएगा, तभी क्या होगा, वो अपना जगह छोड़ता है। जैसे कि अगर क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठा है तो कोई क्या होगा, अगर ताकतवर बच्चा आ जाता है, उससे वो डरता है, तभी क्या होगा, वो अपना प्लेस छोड़ के दूसरे जगह चला जाता है और अपना प्लेस उसको दे देता है। ठीक उसी तरह क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में भी होता है, अब यहाँ पर देख सकते हैं जिंक जो है, जिंक रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट हो गया, एक जिंक भाई साहब अकेला है ना, और ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट, ये क्या है, ये साथ में जुटा हुआ है। अब क्या होगा कि जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग तो क्या होगा कि ये कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर को क्या करेगा, ये हटा देगा, और क्या होगा, सल्फेट के साथ ये खुद बैठ जाएगा। क्या होगा, जिंक जो है वो क्या होगा, अगर आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो क्या होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है ना, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को लात मार के क्या करेगा, हटा देगा और खुद उसके जगह पे बैठ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है कि जिंक जो है वो क्या हुआ, कॉपर को लात मार के हटाया और क्या हुआ, सल्फेट के साथ खुद बैठ गया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर अकेला हो गया, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, अपने क्लास में भी देखे होंगे कि जो क्या होगा, किसी के साथ रहता है तो क्या होगा, कोई उससे अच्छा आ जाता है तो क्या होता है, उसको हटा के उसके साथ खुद हो जाता है और वो बेचारा अकेले पड़ जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी को हटा के उसके जगह पे खुद आ जाना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर को यहाँ पर जिंक हटा दिया, इससे ज़्यादा अच्छा था, तो क्या हुआ, कॉपर के साथ कॉपर अकेला हो गया और जिंक के साथ क्या हो गया, सल्फेट आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अकेला बच गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे ए और बी क्या है, साथ में था, ए और बी क्या है, साथ में है रिएक्टेंट में, और सी जो है ये अकेला है, लेकिन सी जो है ये क्या है कि ए की तुलना में ज़्यादा दमदार है। सी जो है ये क्या है, अभी तक तो ए और बी क्या था, साथ था, मिस्टर ए और मिसेस बी क्या थे, दोनों साथ थे। अब जब मिस्टर सी आ गए, है ना, जो मिस्टर सी क्या है, ए से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्मार्ट है, तो क्या हो गया, यहाँ पर सी जो है वो क्या हो गया, मिसेस बी के साथ क्या हो गया, मिस्टर सी आ गया, और यहाँ पर मिस्टर ए जो है अकेला बच गया, यहाँ पर मिस्टर ए जो है ये अकेला बच गया। जैसे इसको आप समझ सकते हैं, ये मिस्टर ए है,
है ना, और मिस बी है। मिस्टर ए या मिस बी यहाँ पर दोनों साथ में थे, और यहाँ मिस्टर सी जो है ये अकेला था, और रिएक्शन जैसे हुआ तो वैसे क्या हो गया, ये मिस्टर ए को लात मार के हटा दिया मिस्टर सी, या मिस सी के साथ जो है ये खुद आ गया, मिस बी के साथ जो है ये मिस्टर सी जो है आ गया, और मिस्टर ए को क्या किया, लात मार के हटा दिया। तो यही चीज़ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जब आप क्या हुआ किसी को लात मार के हटा के उसके जगह पे खुद आ जाएंगे, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में भी क्या हो गया, अगर डबल हो गया है ना, जिसके साथ आप थे उसके साथ कोई दूसरा आ गया, जिसके साथ दूसरा था उसके साथ आप चले गए, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। कह रहा है कि दो कंपाउंड अगर अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेता है दो नए कंपाउंड के साथ, तो क्या होता है, दो नया कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो दो कंपाउंड क्या करता है, अपने आयंस को एक्सचेंज करता है और दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे क्या हो गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट जो है और क्या हो गया यहाँ पे बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड जो है ये दोनों क्या थे, साथ साथ थे, दो रिएक्टेंट था, ये R1 था और ये R2 था, है ना। ये R1 था और R2 था। अब यहाँ पर क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में कि यहाँ पे सोडियम क्या था, सल्फेट के साथ था, तो सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ। सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ। और ये जो सोडियम यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ चला गया, और जो बेरियम क्लोराइड के साथ बैठा था तो ये बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला गया, कि ये दोनों जब क्या हो गया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिए। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये भी किसी के साथ था और ये क्या होता, सोडियम भी सल्फेट के साथ था, बेरियम भी क्लोराइड के साथ था, है ना। अब क्या हुआ कि सोडियम को जाना था किसके साथ, क्लोराइड के साथ, सोडियम को जाना था क्लोराइड के साथ, तो ये सल्फेट अकेला बच गया भाई साहब। अब ये सोडियम सोचा क्या कि अगर हम अकेला है, यहाँ बेरियम भी अकेला, तो हम दोनों भी साथ हो लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साथ हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ साथ हो गया, और यह हुआ बेरियम मजबूरी में क्या हुआ, सल्फेट के साथ साथ हो गया। तो ये दोनों क्या होगा, जब डबल बार हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई अकेला नहीं बचता है ना, जो दो अकेला बचते हैं वो दोनों भी क्या होता है, बाद में साथ हो जाते हैं। तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, इसको अच्छे से समझना है। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब आप ऑक्सीजन का गेन हो जाए, ऑक्सीजन का गेन हो जाए या हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, दोनों ऑक्सीडेशन होता है। मतलब कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लूज कर लेता है ना, लूज करता है हाइड्रोजन को, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अगर गेन कर लेता है ऑक्सीजन को तब भी क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर वो लूज कर गया ऑक्सीजन को तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर गेन कर लिया हाइड्रोजन को तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। मतलब अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, है ना। अगर क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज करेगा, हाइड्रोजन को गेन करेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैसा रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। आपको सीधा याद रखना है कि ऑक्सीजन को गेन करेगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन को लूज करेगा तब भी ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन को लूज करेगा और हाइड्रोजन को गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो हम कह सकते हैं, अगर आपको ये इक्वेशन दे के पूछ ले कि कौन सा इसमें क्या है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन सा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसके साथ हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ क्या होता है,
ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब ऑक्सीजन का जुटना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का लूज होना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, क्योंकि इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब एक्जोथर्मिक वैसा रिएक्शंस होता है जिसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। हीट अगर किसी भी रिएक्शन में हीट को रिलीज करेंगे, हीट उससे बाहर निकलेगा, तो उस वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक। मतलब रिएक्शन करवाने के बाद अगर हीट रिलीज होता है तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्या, शुरू में देखे थे क्विक लाइम में जब वाटर डाले थे, क्विक लाइम में जब वाटर डाले थे तो वो क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो वैसा रिएक्शन जहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जस्ट अपोजिट क्या हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है और वो सब्सटेंस ठंडा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। जहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ पर हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हीट का, सनलाइट का जरूरत पड़ता है, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो गया, हीट बाहर से चाहिए। जैसे कि आइस को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, जब आप फ्रीजर से आइस क्यूब्स को बाहर निकलते हैं तो वहां पर क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मतलब बाहर का हीट क्या होता है, आइस क्यूब में जाता है और वो आइस क्यूब क्या होता है, मेल्ट हो जाता है ना। और उसी तरह क्या होता है, ठंडा के दिन में जब आप आग जला के सेकते हैं तो वहां पर क्या होता है, आप क्यों जलाते हैं, क्योंकि वहां पर एक्जोथर्मिक होता है। आग जलने से क्या होता है, हीट बाहर की तरफ निकलता है, हीट क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, तो वहां पर क्या हो गया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो गया। यहां पर क्या हो गया, एक्जोथर्मिक, जहां पर क्या होगा, हीट रिलीज हो वो एक्जोथर्मिक, जहां पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन हो वहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेटर क्या होते हैं, इसको हम लोग देख लिए हैं, फिर से देख लेते हैं। कलर में चेंज हो जाता है ना, कलर में चेंज हो जाता है। गैसेस का फॉर्मेशन होता है, जैसे देखे थे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था, उसके टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपेट भी फॉर्म कर जाता है, उसके स्टेट में भी चेंज हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेटर्स हैं। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अब कह रहा है कि अगर केमिकल इक्वेशन का बात करें तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जिसमें क्या हो गया कि नंबर ऑफ एटम्स, जितना रिएक्टेंट्स में होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा अगर प्रोडक्ट में होगा, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देख लें, यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर अगर इसमें देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट का है, ये क्या है, प्रोडक्ट का है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो क्या यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो रिएक्टेंट में दो ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर हम लोग बैलेंस्ड का बात करें, इस केमिकल इक्वेशन का बात करें, तो यहाँ पर क्या है, चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, चार हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है। अगर हम इसके प्रोडक्ट का बात करें तो यहाँ पर क्या है, 2 × 2, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जो आगे लिखा रहता है और जो नीचे लिखा रहता है उस दोनों में कैसा रिलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये दो दोनों क्या हो गया, चार हो गया, चार हाइड्रोजन और दो आगे लगा हुआ है चूंकि, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीपल होता है, इस ऑक्सीजन के साथ भी क्या होता है, ये मल्टीप्लाइड होता है। तो ये क्या हो गया, दो ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, दो ऑक्सीजन। अब आप देख सकते हैं जितना नंबर ऑफ एटम्स क्या था इसके रिएक्टेंट में था, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स क्या है कि उसके प्रोडक्ट में है। चार हाइड्रोजन यहाँ भी था, चार हाइड्रोजन यहाँ भी है,
2 ऑक्सीजन यहाँ था, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये कैसा केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, जिसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होगा, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो वैसे केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया हुआ है ना, बेटर समझने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। तो ये वाटर और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला तो देख चुके हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर सल्फर कितना है, जैसे यहाँ पर क्या है, सल्फर 8 है, तो यहाँ पर भी सल्फर क्या है, आगे 8 लगा हुआ है ना। ये सल्फर क्या आगे में 8 लगा है, तो ये दोनों जगह सल्फर में 8 हो गया। यहाँ पर क्या है, 12 दूनी 24 ऑक्सीजन। अब क्या होगा, यहाँ 8 आगे लिख दिए, तो ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 तिया 24, तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 24, मतलब जितना रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था उतना ही प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब क्या, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है ना। आगे देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 जिंक है, यहाँ पर भी क्या है, 1 जिंक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्या है, 2 क्लोरीन है। तो ये चीज समझ गए हैं कि आइटम्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आइटम्स जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, किसी भी केमिकल इक्वेशंस में अगर क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में अगर बराबर है, तभी क्या होगा, वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा जो चैप्टर 1 था ये कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।